गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे। तो इसी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। और आज डेट क्या है? तो 29 अप्रैल है और आज हम बात करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। मॉर्निंग का थॉट है हमारे पास। जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखता है। यानी बुद्धिमान वही है जो दूसरों के अनुभवों से सीख ले, क्योंकि जब हम सीखना शुरू करते हैं दूसरों के अनुभवों से तो हम खुद उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं और उस सिचुएशन से हम बहुत अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ में खूब खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डांस डे के बारे में, जिसको हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये डे मनाया जाता है, बैले डांस हम सबको पता है, तो बैले डांस के जनक थे जिन्होंने बैले डांस को सबसे पहले इस दुनिया में लेकर आया। उनका नाम है जीन जॉर्जेस नोवरे। उनके बर्थडे के दिन, उनकी जयंती की याद में 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये डे सेलिब्रेट कौन सा संगठन करता है? तो यूनेस्को का एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इसका इसकी ही एक नित्य समिति है, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है हर साल 29 अप्रैल को। अच्छा, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच जो संस्थान है उसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। International Dance Day is celebrated globally on 29th April every year. देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वेटेरिनरी डे के बारे में, यानी विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जो हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार भी 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है 2023 की? तो पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, इक्विटी और समावेशिता को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन द वेटेरिनरी प्रोफेशन, इसके साथ में मनाया जाएगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि पशु चिकित्सा दिवस है, तो स्पेशली उन डॉक्टर्स के काम को याद करने के लिए मनाया जाता है ये डे, जो पशुओं से रिलेटेड, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। देखिए, विश्व चिकित्सा पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो उसको मनाने की स्टार्टिंग कब करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी के डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉन गैमजी। ठीक है, उन्होंने 1863 में पशु चिकित्सकों की एक बैठक बुलाई थी और इसके बाद से ही इस बैठक का नाम दिया था विश्व पशु चिकित्सा सम्मेलन, यानी इंटरनेशनल वेटेरिनरी कांग्रेस। और आपको मैं बता दूं कि इसी कांग्रेस के तहत ही, मीटिंग के तहत ही धीरे धीरे जब हर साल इसको आयोजित किया जाने लगा तो विश्व पशु चिकित्सा संघ की स्थापना करी गई। और मैं आपको बता दूं कि विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा ही 2001 में सबसे पहले वर्ल्ड वेटेरिनरी डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी। कब करी गई थी? अप्रैल का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन को करा जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। तो इसीलिए अप्रैल का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन ही विश्व पशु चिकित्सा दिवस हम मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि पशुओं का जो स्वास्थ्य है उनके लिए काम किया जाए, उनके कल्याण के लिए काम किया जाए और साथ में ही पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जेडन पैरेट के बारे में, पेरियाट के बारे में, जो एक यंग इंडियन रेसिंग टैलेंट है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट्स को। इन्होंने ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक हासिल करा है और इसके पहले 2017 में किसी इंडियन के द्वारा हासिल किया गया पहला पदक मिला था कुश मैनी को, जिन्होंने तातुस F4 कार रेसिंग में अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करा था। और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले जो रेसर हैं वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं जेडन पेरियाट। देखिए, हम बात कर रहे हैं अमेजन नदी के बारे में और अमेजन वर्षा वन के बारे में। वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन एक ऐसा वर्षा वन है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है
और साथ में मैं आपको बता दूं कि हर दिन लगभग बारिश होती है। यहाँ पर पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे आपको मिलेंगे और बहुत घने मिलते हैं। तो यहाँ की ही एक आदिवासी महिला है जिनका जिनका नाम है एलेसेंड्रा कोरप, है ना, कि जिनका क्या नाम है, एलेसेंड्रा कोरप। इनको 2023 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1989 में। और ये स्पेशली पूरी दुनिया के, यानी जो हमारे ये 6-7 महाद्वीप हैं, इसमें रहने वाले उन नेताओं को दिया जाता है जो यहाँ के पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पशुओं के बारे में बात करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, नदियों की रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है ये। तो इस बार का 2023 का जो पुरस्कार मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, वो अमेज़न की एलेसेंड्रा कोरैप को मिला है, जो आदिवासी मुंदुरुकु जो प्रजाति है उससे रिलेट करती हैं। Amazon's Alessandra Korepp received Goldman Environmental Prize. ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कुछ आंकड़े दिए हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया है कि जो अटल पेंशन योजना है उसके तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों की जो संख्या है वो 31 मार्च यानी 2023 का जो 31 मार्च था, तब तक 20 लाख 5 करोड़ 20 लाख के ऊपर पहुंच गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी 2021 और 22 वाला, उस समय अटल पेंशन योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 99 लाख के लगभग आसपास हुए थे। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है ना। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी बताया गया कि जो हमारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इनकी हर ब्रांच ने लगभग 100 अकाउंट इस तरीके के खोले हैं। और साथ ही जो टारगेट दिया गया था रीजनल रूरल बैंक्स को, यानी आरआरबीज को, जो एक टारगेट दिया गया था कि आपको इतने लोगों का बैंक अकाउंट खोलना है। तो उसमें से लगभग 32 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, जो स्पेशली जो पीएफआरडीए है, यानी कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, इसके तहत काम करती है और भारत सरकार की गारंटेड पेंशन योजना है। इसमें 13 से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाता है उनके बैंक खातों के माध्यम से, जो किसी बैंक में खोला हो इन्होंने, बचत खाता हो या डाकघर शाखाओं के माध्यम से ये शामिल हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, इसमें सुविधा क्या दी जाती है? इसमें सुविधा दी जाती है कि अगर व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो गया है तो उसके बाद से उसको पेंशन दी जाएगी। और पेंशन का जो अमाउंट है वो कितना रहेगा? तो इस पेंशन का अमाउंट रहेगा 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के बीच में प्रति माह। और मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी, यानी 1,000 से लेके 5,000 तक के बीच में न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी। ये किस तरीके से प्राप्त होगी? तो ये देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर ग्राहक का योगदान कितना है, तो उस योगदान के आधार पर ही उसको ये पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, उसके पति पत्नी है और दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलेगी और पत्नी की मृत्यु के बाद पति को मिलेगी। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो नॉमिनी होगा, जिसको नॉमिनी बनाया गया होगा रजिस्ट्रेशन के तहत, उनको पेंशन की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी क्लाइम्स माउंट अन्नपूर्णा, यानी जो माउंट अन्नपूर्णा है जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8,091 मीटर की ऊंचाई है, उस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? तो अर्जुन वाजपेयी। और ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने बनाया है 17 अप्रैल को, और ये इनका 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा। दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा। और चढ़ाई की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टफेस्ट चढ़ाई है अन्नपूर्णा माउंटेन की, जिसकी चढ़ाई कंप्लीट किसने करी है? तो अर्जुन वाजपेयी के द्वारा करी गई है।
और इसके पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे पर्वतों पर चढ़ाई करी है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट लहोत्सव, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, माउंट मानसलू और जो ओयू। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। किसके नाम? अर्जुन। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? पहले तो आपको याद होना चाहिए, तो नरेंद्र सिंह तोमर। जब भी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो हम नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जरूर पढ़ते हैं। 27 अप्रैल को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ में एक सम्मेलन किया गया है, और इसका जो टॉपिक था वो क्या था? तो फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी, यानी फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये समिट हुई है। इस समिट में, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो कृषि में जो मशीनरी का यूज होता है, जिस मशीनरी का यूज होता है उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ में और कौन कौन सी नई नई मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके विषय में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में 27 अप्रैल को, जिसकी अध्यक्षता करी थी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि तोमर जी ने कहा कि हमारे देश में 85% के जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, है ना, जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनों का अभाव है, जो नहीं खरीद सकते इतनी महंगी और भारी मशीनों को। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ऐसी तकनीक से ऐसी मशीनें विकसित करी जाए जिससे कि जो ये 85% का जो हमारा छोटा किसान है वो उन मशीनों को खरीद सके और उन मशीनों का लाभ भी उनको अपनी खेती की एक्टिविटी में मिल सके। अच्छा, इस समिट को अटेंड करने वाले लोगों में शामिल कौन थे? तो देखिए, जो स्टॉक होल्डर्स थे, साथ ही जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स थे वो थे, पॉलिसी प्लानर्स थे, सप्लायर्स थे, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन फर्म्स भी यहाँ पर शामिल करी गई थी। देखिए, हम बात कर रहे हैं CII के बारे में, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये भारत की एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जिसका एम ये है कि वो किस तरीके से भारत में उद्योगों का विकास कर सके, जिससे कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको उनका भी डेवलपमेंट हो सके। इसकी स्थापना 1895 में करी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको मिलेगा, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजीव बजाज है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अजेय वॉरियर के बारे में। एक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, और अजय वॉरियर का 7वां संस्करण आयोजित कर दिया गया है, जो 27 अप्रैल से 11 मई तक चलेगा। कहाँ पर किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी प्लेन्स में इसका आयोजन कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाला ये द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछली बार जो हुआ था, यानी जो 6वां संस्करण था, वो आयोजित किया गया था उत्तराखंड के चौबटिया में, है ना, जो अक्टूबर 2021 में कंडक्ट कराया गया था। देखिए, भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों ने घोषणा करी है कि नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये खोलेंगे। ठीक है ना। अब इसके लिए जो घोषणा करी गई है, भारत के जो हमारे साइंस और जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो मंत्री थे जॉर्ज फ्रीमैन, उनकी उपस्थिति में ही ऐसी घोषणा करी गई है। अच्छा, इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है? तो इसका निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो नवीकरणीय स्रोत हैं, जो नवीकरणीय सोर्सेज हैं, किसके लिए? एनर्जी से रिलेटेड, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको किस तरीके से बना कर रखा जाए, हरित जो हाइड्रोजन है उसको किस तरीके से बनाया कर रखा जाए, और साथ में ही कार्बन के उत्सर्जन को किस तरीके से मिलकर कम किया जा सके। इन सब के लिए, इन सब बातों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है, और नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर खोलने के बाद कही गई है इन सब बातों के ऊपर। और साथ में ही भारत और यूके दोनों मिलकर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट गोल्स को जो उन्होंने बनाए हुए हैं उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, और साथ में ही
मैं आपको बता दूं कि सोलर अलायंस और क्लीन एनर्जी मिशन भारत का इनिशिएटिव है, तो उसको भी प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि भारत की जो इकोनॉमिक है वो ग्रो कर रही है, और साथ में हम सबको ये भी पता है कि भारत जो है अपने इनोवेशन के लिए और अपने टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। तो इसका फायदा उठाने के लिए भी यूके चाहता है कि एक तरीके से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर हो, जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर सके। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अधिकतर जब हम यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन को सुनते हैं तो हम ये समझते हैं कि दोनों एक ही है। हम जब ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुनते हैं और यूनाइटेड किंगडम का नाम सुनते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि अरे ये तो एक ही देश की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तब उसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन किन 3 देशों से मिलकर बना है, तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। फिर से सुन लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है वेल्स, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। ओके, और जब इसी ग्रेट ब्रिटेन में हम यूनाइटेड किंगडम को ऐड कर देते हैं, सॉरी उत्तरी आयरलैंड को ऐड कर देते हैं, तब ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की महारानी होती हैं, वही यूनाइटेड किंगडम की भी महारानी होती हैं। और यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है, तो लंदन में है। अब हम बात कर रहे हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का मतलब क्या है, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की है, और उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो पाकिस्तान है उसने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 2022, 21 और 22 के लिए सबसे ज्यादा ऋण प्राप्त किया है एशियाई विकास बैंक से। और इस ऋण का जो अमाउंट है 5.58 बिलियन डॉलर बताया गया है। जो एडीबी का 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला ऋण दिया गया है। किसको लोन किसको दिया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में आई हुई है वो भी हमारे सामने निकलकर बात आती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो भारत क्या कर रहा है। हम सबको पता है कि जीरो कार्बन 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है भारत का। तो इसको प्राप्त करने के लिए भारत की जो भी कंपनियां हैं, जो भी परिवहन है, मोटर्स लिमिटेड है, ठीक है ना, जहां जहां से भी कार्बन उत्सर्जित होता है वो सब कुछ ना कुछ मिलकर नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी फील्ड में हम देख रहे हैं कि भारत में जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन हेतु कमिंस और टाटा मोटर्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके बीच में समझौता हुआ है, तो कमिंस और टाटा मोटर्स के बीच में समझौता करा गया है। समझौता किस लिए करा गया है कि कम से कम शून्य उत्सर्जन तकनीकी उत्पादों का निर्माण कर सके, यानी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसकी वजह से, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कम या लगभग शून्य कार्बन रिलीज हो सके। ठीक है ना, इसके लिए ही समझौता करा गया है इन दोनों कंपनियों के बीच में। Agreement signed between Cummins and Tata Motors for production of clean technology products in India। ठीक है, देखिए 28 अप्रैल से गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। गोवा, जैसा कि हम सबको पता है कि गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है भारत का, है ना। तो वहाँ का जो पर्यटक विभाग है, यानी जो उसका टूरिस्ट मिनिस्ट्री है वहाँ की गोवा की, उन्होंने हेरिटेज फेस्टिवल 2023 को स्टार्ट करा है, जो 28 अप्रैल से लेकर 30 तक चलेगा। और कहाँ पर, तो नॉर्थ गोवा के सालीगांव विलेज में। कहाँ पर, नॉर्थ गोवा के सालीगांव विलेज में स्टार्ट किया गया है। अच्छा, ये जो फेस्टिवल किया गया है, इस फेस्टिवल के माध्यम से गोवा की संस्कृति को बताने के लिए वहाँ की जो आर्ट है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ से रिलेटेड जो नृत्य है, खाने हैं, उनको प्रदर्शित करा जाएगा। जैसा कि हम सब डिजिटली बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं, डिजिटली बहुत ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटली हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम साइबर सुरक्षा की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है ना, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर असुरक्षा बढ़ रही है।
तो इसी फील्ड में हमारे देश की बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इनिशिएटिव ले रही हैं। तो इसी के तहत हम देख रहे हैं कि जो हमारा आईआईटी कानपुर है, उसने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रोग्राम चलाया है, जिसको नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत चलाया गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे रिसर्चर हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो हमारे शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, वो ऐसे प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिससे कि साइबर असुरक्षा को पहचाना जा सके, साइबर क्राइम को पहचाना जा सके और ऐसे सिक्योरिटी जो बटन्स हैं उसको लगाएं जिससे कि साइबर का जब हम इस्तेमाल करें, साइबर सुरक्षा को हम बनाए रख सकें। देखिए, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आर्या एजी के साथ साझेदारी करी है, पार्टनरशिप करी है। आर्या एजी क्या है, तो एक तरीके से अनाज वाणिज्य मंच है। अनाज वाणिज्य मंच का मतलब ये है कि इस तरीके की कंपनी है जो फार्मर्स के जो अनाज होते हैं उनको वेयर हाउस में रखने का काम करती है, उनके वितरण का काम करती है और उनकी हेल्प करती है फाइनेंशियली। तो इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो जो हमारे देश के स्मॉल फार्मर्स हैं उन्होंने उन्होंने गोदाम में अगर कुछ अनाज रखा है तो उसके लिए उनको गोदाम की तरफ से या वेयर हाउस की तरफ से रिसिप्ट दी जाएगी और उस रिसिप्ट के बदले ही उनकी फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी। किसकी? स्मॉल फार्मर्स की, यानी छोटे किसानों की मदद करी जाएगी। इस बात के लिए टाई अप हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होगा, तो हमारे देश के जो किसान हैं या जो संगठन हैं जो स्पेशली किसानों के लिए काम करते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प पहुंचेगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो भारत एससीओ की भी अध्यक्षता इस साल कर रहा है, ये भी बात मैंने बता दी है। एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन। तो इसके पहले जो 4 और 5 मई है उसमें विदेश मंत्रियों, इन देशों के जो शंघाई सहयोग संगठन से रिलेट करते हुए जो कंट्रीज है इनके विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। कहाँ पर? गोवा में होगी। और 3 और 4 जुलाई को जो शंघाई सहयोग संगठन के मेजबान देश हैं उनके हेड की बैठक होगी नई दिल्ली में, है ना। और मैं आपको बता दूं कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 20 साल पहले करी गई थी और इसमें रसिया, भारत, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 8 सदस्य देश शामिल हैं। अच्छा, साथ में ही इसके जो शंघाई सहयोग संगठन है, यानी शंघाई सहयोग संगठन है, इसके डायलॉग में शामिल होते हैं कुछ देश। कौन कौन से देश होते हैं? तो अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, सऊदी अरेबिया, तुर्की या टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट, ये सारे इसके डायलॉग में सिर्फ शामिल होते हैं, सदस्य देश नहीं है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सेशन अच्छे से एंजॉय करा होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए। आपके लाइक करने से मुझे भरोसा आता है, हिम्मत आता है मेहनत करने का। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी। शेयर करिए उन लोगों को जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में ही जिनको डेली की ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने को चाहिए, जिनको डेली की न्यूज़ अच्छे से समझ में जो समझना चाहते हैं उन तक ज़रूर इस चैनल को पहुंचाइए। साथ ही मैंने जैसा कि आपको कई बार बताया है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, बोथ लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी। तो आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से जाकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्लाइड एक होती है बट उसमें न्यूज़ 3 से 4 या कभी कभी 5 और 6 भी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए। साथ ही मेरे हौसला अफजाई के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।